हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज डिस्कस करेंगे द सेकंड पार्ट ऑफ द मेडिकेशन दैट यूज फॉर ब्लड coagulation related drugs. In last class we had discussed about anticoagulant medications. तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीप्लेटलेट्स, उसके बाद थ्रोम्बोलाइटिक्स, देन वी डिस्कस अबाउट सम एंटीडोट्स। ओके, तो दो प्रोसेस है, एक तो जिसमें आपको दो टर्म्स याद रखने हैं। हमें होम्योस्टेटिस मेंटेन करना है। होम्योस्टेटिस मेंटेन करना है मतलब ब्लड के दो स्वभाव है, एक तो क्लॉटिंग है और दूसरा ब्लीडिंग है। ओके, तो ये दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है दैट इज़ रिलेटेड टू क्लॉटिंग। ओके, तो क्लॉटिंग के मेडिकेशंस को प्रिवेंट करने वाले मेडिकेशंस नॉर्मली यूज होते हैं, बट सम पीपल दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ कंडीशंस, और ड्यूरिंग द सर्जरी या तो हम क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने वाले मेडिकेशंस के ओवरडोज में दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ये दोनों टाइप की मेडिकेशंस को समझना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे क्लॉटिंग की टूवर्ड्स में हम तीन क्लास के मेडिकेशंस नॉर्मली डिस्कस करते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट, दूसरा होता है एंटी प्लेटलेट्स एंड तीसरा होता है थ्रोम्बोलाइटिक्स। ओके, तो एंटी कोएगुलेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब एंटी कोएगुलेंट्स को फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको और क्लासिफिकेशन मिलेगा। स्पेसिफिक थ्रोम्बिन वाला, जो स्पेसिफिक फैक्टर 10A के ऊपर काम करने वाला, हिपेरिन वाला एंड विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर के ऊपर काम करने वाला। ओके, तो यहाँ से आपको ये कोएगुलेशंस की प्रोसेस को और आगे लेके जाओगे तो आपको समझ आएगा कि भाई इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। ये दोनों को मिलाने वाला कॉमन पाथवे होता है। वहाँ से कॉमन पाथवे की जो बिगिनिंग है वो फैक्टर 10A के स्टिमुलेशन से होता है। अब ये सिचुएशन में खास करके फाइब्रिन मीडिएटेड क्लॉट्स, दिस इज़ अ वेरी कॉमन इन वेन्स। ओके, अब प्लेटलेट्स का खास रोल कहाँ पे है, देखिए आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में। ओके, इसीलिए ये जो मेडिकेशंस का मेन रोल है वो कोरोनरी आर्टरी की तरफ जाता है। ओके, और ये जो फाइब्रिन क्लॉट खास करके डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, फिर कुछ टाइप के स्ट्रोक्स हो गए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, टुवर्ड्स दैट साइड एंटीकोएगुलेंट्स आर मोर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड। डन। अब एंटीप्लेटलेट्स को देखते हैं। एंटीप्लेटलेट्स के जनरल अंडरस्टैंडिंग। एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स, कितने ड्रग्स है और किस तरह से काम होता है, ये प्लेटलेट्स है। इफ़ यू हैव अगर आपने वो क्लिनिकल साइंस या तो फार्माकोलॉजी, अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्लेटलेट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक तो एडिनोसिन वाला जो रिसेप्टार है, दूसरा थ्रोम्बोक्सिन वाला रिसेप्टार है, अंदर फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की मैकेनिज्म है, और यहाँ पे एक रिसेप्टार होता है जिसको हम 2B3A ग्लाइकोप्रोटीन वाला रिसेप्टार्स। अल्टीमेटली कुछ भी प्रोसेस होती है तो अंदर ये तीन रूट्स हैं, एडिनोसिन रिसेप्टार मीडिएटेड, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड फॉस्फोडाइएस्ट्रेज मीडिएटेड। ये तीनों जो अलग अलग मैकेनिज्म्स है, ड्यू टू दिस मैकेनिज्म्स दिस प्लेटलेट इज बिकम मोर एक्टिव। अब ये एक्टिवेट हो गई तो एक्टिवेट का मतलब हुआ कि ये रिसेप्टार जो है दैट बिकम मोर एक्टिव। अब ये रिसेप्टार एक्टिव है तो ये फाइब्रिन के साथ बाइंड होकर दूसरे प्लेटलेट के साथ बाइंड हो जाएगा। तो एंटीप्लेटलेट में 4 टाइप के मेडिकेशंस यूज होते हैं। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशंस आर यूज्ड इन दिस ग्रुप एंटीप्लेटलेट्स में। ओके, एक होता है जिसको हम एडिनोसिन रिसेप्टार को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशंस, जिसका एग्जांपल क्लोपिडोग्रिल। दूसरी मेडिकेशन थ्रोम्बोक्सिन A2 के ऊपर इफेक्ट करने वाली मेडिकेशंस, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। तीसरे क्लास की मेडिकेशन है जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की तरफ काम करती है, दैट इज़ अ डाइपिरिडामोल। एंड फोर्थ नंबर की जो मेडिकेशन है वो यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये रिसेप्टार को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशंस है,
जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाले ग्रुप्स. तो these are the 4 different type of medications we have thoroughly explained in clinical science class, but here we are going to touch upon the clinical practice related points. Okay, तो ये खाली एक आपको बेसिक ओवरव्यू करवा दिया. एंटीप्लेटलेट ड्रग्स खास करके आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस को उसमें ज़्यादा यूज़ होता है. नॉट यूज्ड इन वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बिकॉज दिस वीनस वाला जो क्लॉट इज मेनली फाइब्रिन मीडिएटेड है, तो यहाँ पे एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ होते हैं. रिड्यूस द रिस्क ऑफ वेस्कुलर इवेंट्स बट कैन नॉट प्रिवेंट ऑल थ्रोम्बोटिक इवेंट्स. प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी सिचुएशंस को ये हेल्पफुल हो जाए. ड्यूअल एंटीप्लेटलेट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी एस्प्रिन के साथ क्लोपिडोग्रिल वाली ग्रुप P2Y12 एंटागोनिस्ट, मतलब ये एडिनोसिन के ऊपर काम करने वाला प्यूरोजेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशंस है. सीधा सीधा याद रखने के लिए क्लोपिडोग्रिल ग्रुप ऐसे भी आप याद रख सकते हो. दैट कैन मेक मोर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग. एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्रिल more effective than monotherapy, increase the risk of bleeding because they are acting at the 2 different site of actions. तो ये synergistic effect होती है. This synergistic effect is significantly block the platelet activities, और दोनों ही irreversibly ब्लॉक करती है. irreversibly ब्लॉक करती है उसका मतलब प्लेटलेट का जो ड्यूरेशन है, एक प्लेटलेट को उसने इनहिबिट कर दिया तो दैट प्लेटलेट इज़, वो अपनी जो लाइफ स्पेन है प्लेटलेट की, वहाँ तक वो काम नहीं आती है, मतलब वो स्टिमुलेट नहीं होती है. तो प्लेटलेट की लाइफ स्पेन भी थोड़ी कम है. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल ये रिवर्सिबली एक्ट करते हैं, इरिवर्सिबली एक्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर इरिवर्सिबली ब्लॉकिंग द प्लेटलेट्स. इंक्रीज द ब्लीडिंग रिस्क, इट्स ओके, कॉमन इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड स्ट्रोक प्रिवेंशन. क्लासिफिकेशन 1, 2, 3. अब 3 में यहाँ पे एक आपको डाइपिरिडामोल भी लिख लेना चाहिए. ओके, अब एग्जाम्पल देखो तो एब्सिक्सिमेब ये कहाँ पे काम करता है, दिस रिसेप्टर के ऊपर. अल्टीमेटली अंदर 3 में से कोई सी भी एक्टिविटी होती है दैट स्टिमुलेट दिस रिसेप्टर एंड दिस रिसेप्टर इज बाइंडिंग विद द अनदर प्लेटलेट. वो दोनों के बीच में एक फाइब्रिन से एक बॉन्ड बना के दे आर स्टार्ट मेकिंग, जो प्लेटलेट की क्लॉट्स बनाना स्टार्ट होता है. ओके, एब्सिक्सिमेब, इप्टिफिडेटफीबेटाइड. ओके, तो ये सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वाला ग्रुप. एडिनोसिन ब्लॉकर्स में 3 मेडिकेशन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासोग्रिल एंड टिकाग्रेलोर. ओके, इसके थोड़ी कंपैरिजन समझ होना ज़रूरी है आगे जाके. और एस्प्रिन के 2 टाइप आपको याद रखने हैं. 1 इज़ एस्प्रिन एज ए एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस एंड सेकेंड एस्प्रिन एज ए एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस. एंड डाइपिरिडामोल और तरीके से भी इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आगे डिस्कस करेंगे. ओके, कंपैरिजन ऑफ एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस, ये आप देखोगे तो थोड़ी समझ आ जाएगी, पर यहाँ पे ये 2 क्लास के मेडिकेशंस को ही खास कंपैरिजन में लिया है. क्लोपिडोग्रिल और ये 3 मेडिकेशंस कंसिडर एज ए सेम क्लास ऑफ मेडिकेशंस and aspirin is considered as the second class of medication, but this combination of these 2 different class of medications are more commonly prescribed in cardiovascular events, खास करके acute coronary syndrome में. That's why you need a broader spectrum of understanding in comparative form. Okay, चलो पहले ग्रुप को समझना स्टार्ट करते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर. ओके, ये रिसेप्टर प्लेटलेट्स के ऊपर होता है और यहाँ से ही ये दूसरी प्लेटलेट के साथ बाइंड होता है. ओके, अंदर कोई सी भी एक्शन हो, कैल्शियम की लेवल, साइक्लिक जीएमपी पाथवे, ये कुछ भी प्रोसेस से प्लेटलेट एक्टिवेट होकर ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है. ओके, तो अब ये रिसेप्टर को ही हम ब्लॉक कर देंगे तो दूसरे रिसेप्टर के साथ वो बाइंड नहीं होगा. क्लास ऑफ मेडिकेशंस ऑक्यूपाई ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स,
prevent the fibrinogen bindings to platelets and block the platelet aggregation. तो ये पॉइंट्स आपको विजुअली भी समझ में आ गया. ओके, अब ये पेप्टाइड एंड नॉन पेप्टाइड मीडिएटेड है, टायरोफिबेन एंड इप्टिफिबेटाइड. ओके, पेप्टाइड्स है तो एलर्जिक पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, नॉन पेप्टाइड में थोड़ी कम रहती है. तो ये पॉइंट है आपके दिमाग में याद रह सकता है. इंडिकेशंस किसके लिए है? अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इन हाई रिस्क पेशेंट. ओके, एंड ऑल्सो दैट्स कॉरोनरी इंटरवेंशन के लिए भी यूज़ होता है, जो स्टेंट बिठाना या तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पे भी. कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंट्राक्रैनियल डिजीज, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, इस तरह की सिचुएशंस में नहीं देना चाहिए. ओके, अभी आप जो पढ़ रहे हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल यू आर गोइंग टू मेमोराइज एवरीथिंग, but when you are studying at least few points like 5-6 points about the medications, if you are going to register in your mind, you will be okay to move on. okay, ये सिचुएशन में ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग में ऑब्वियस सी चीज़ है कि ब्लीडिंग के सिचुएशन में हम इस तरह के मेडिकेशन देंगे तो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एज वेल. अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, pretty much all these medications अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में नहीं देनी चाहिए, बिकॉज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. जो एंड वाली ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे अगर प्रेशर आता है तो सिंगल एपिथेलियल सेल्स की ब्लड वेसल्स में से लीकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में नहीं दे सकते हैं, दैट इज़ ऑब्वियस. ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में नहीं दे सकते, रिसेंट स्ट्रोक है तो भी नहीं दे सकते, स्पेसिफिकली हेमरेजिक वाले. ओके, अदर एंटीप्लेटलेट एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस के साथ देंगे तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोगुलेशंस. मे बी combined with heparin or low dose aspirin depend upon the experts requirement. ये पॉइंट्स हर एक चीज़ में आता है. ओके, हर एक मेडिकेशन में. इसका मतलब क्या हुआ? इंट्राथेकल या एपिड्यूरल, मतलब आप मान लीजिए कि स्पाइनल कोड के नज़दीक में इस तरह की मेडिकेशन देंगे तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. अब ये ब्लीडिंग हुआ तो ब्लीडिंग से क्लॉट बनेगा. ये क्लॉट आपके स्पाइन को, मतलब नर्व के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा. अगर ये नर्व के ऊपर प्रेशर जनरेट करेगा तो प्रोबेबिलिटी टू डेवलप द पैरालिसिस. ओके, इसीलिए एपिड्यूरल हेमेटोमा, मतलब यहाँ पे क्लोट बनने की प्रोबेबिलिटी से पैरालिसिस हो सकता है. दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ मेडिकेशन शुड अवॉइड इन स्पाइनल कोड के नज़दीक में इंजेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, सर्जरी कंसिडरेशन, स्टॉप ट्रीटमेंट इमीडिएटली इन इमरजेंसी कोरोनरी आर्टरी बाईपास बिकॉज दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. यहाँ पे लो डोज एस्प्रिन और ये मेडिकेशंस दे सकते हैं. ओके, प्रेगनेंसी वाला पॉइंट्स उतना स्पेसिफिकली आप याद नहीं रख पाओगे. जब भी आपकी ओरल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज यू हैव टू डबल चेक विद द स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रेगनेंसी कैटेगरी को. पर ओरल एग्ज़ाम, ये आपकी रिटन एग्ज़ाम में पहले पार्ट में प्रेगनेंसी में बहुत क्लियर कट वाली मेडिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते पूछने के. ओके, जो कैटेगरी एक्स में आती है या तो प्रेगनेंसी में सेफ मेडिकेशंस होती है कैटेगरी ए वाली, ऐसी मेडिकेशंस के बारे में क्वेश्चंस मोर लाइकली यू कैन गेट इन योर एग्जाम्स. ओके, ऑब्वियस है साइड इफ़ेक्ट्स में ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है. कुछ पेशेंट्स कैन डेवलप द एलर्जिक रिएक्शन, तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है. प्री ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, रीनल फंक्शन, प्लेटलेट काउंट्स, हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्रेट्स, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है. मॉनिटर हीमोग्लोबिन, हेमेटोक्राइट्स एंड प्लेटलेट काउंट्स विद इन 6 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर एलर्जिक रिएक्शन जनरेट होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक वाली तो पता चल सकता है. यूज्ड इन कंबाइन विथ हेपेरिन और लो मोलेक्युलर वेट हेपेरिन. डिसकंटिन्यू ऑल एजेंट्स, हेपेरिन, एस्प्रिन, ये सारे मेडिकेशंस बंद कर देने चाहिए अगर प्लेटलेट काउंट्स बेस लाइन से 25% से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि ये मेडिकेशंस तो एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस है. हेपेरिन से क्या होता है? हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया.
मतलब प्लेटलेट काउंट्स को डिक्रीज करते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। दिस द सेकेंड क्लास ऑफ मेडिकेशंस। सेकेंड क्लास ऑफ मेडिकेशंस, पहले हमने जो बायोलॉजिकल्स के बारे में देख लिया कि बायोलॉजिकल्स दिस 3 मेडिकेशंस। क्लोपिडोग्रिल बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिकेशंस है, पर ये नई मेडिकेशंस आर ऑल्सो वेरी कॉमनली प्रिस्क्राइब। ओके, 2 क्लास में डिवाइड कर दिया है, तो क्लोपिडोग्रिल एंड प्राजोग्रिल। Prasugrel and clopidogrel is irreversibly binding to this receptor, irreversibly. Okay, ticagrelol is reversibly bind to the receptors. तो ये एक comparative difference समझना जरूरी है। Okay, दोनों को अगर combine करते हैं तो ये आपको synergistic effect देती है एस्पिरिन के साथ, पर inhibit the platelet aggregation for the lifespan of the platelet. ओके, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेपेटिक डिसऑर्डर्स, वो कॉमन सी चीज़ है। कंबाइन विद अदर एंटीकोएगुलेंट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। लो डोज एस्प्रिन, यूज द क्लोपिडोग्रिल एंड प्राजोग्रिल शुड बी यूज्ड विद द, ये तीनों के साथ में यूज़ कर सकते हैं, पर खास करके क्लोपिडोग्रिल के साथ यूज़ हो रहा है, ये तो समझ है ही आपको। सर्जिकल कंसिडरेशन, ब्लीडिंग का रिस्क वर्सेस थ्रोम्बोटिक रिस्क को देखना ज़रूरी होता है। अगर लो रिस्क वाली सर्जरी है तो ये मेडिकेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि एंटीकोएगुलेंट या तो एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस कितने समय पहले कौन सी सर्जरी में बंद करनी चाहिए। तो छोटी वाली जो छोटी वाली सर्जरी है वहाँ पे उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। हाई रिस्क सर्जरी में रिड्यूस द प्लेटलेट इफेक्ट बिफोर एंड कार्डियोवैस्कुलर वाली सर्जरी बाईपास है तो उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। पर दूसरी जो अगर सर्जरी है मेजर वाली, तो 5 दिन से लेके 1 वीक 7 डेज तक उससे पहले उसको बंद कर देना चाहिए, ताकि प्लेटलेट्स की नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हो जाए। तो सर्जरी के दौरान ड्यूरिंग द सर्जरी इन जो रिस्क होता है ब्लीडिंग का वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाए। ओके, लेकिन कोरोनरी स्टेंट या तो इस तरह की प्रोसीजर में कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। इसमें हमारा इतना बड़ा रोल नहीं है। एडवर्स इफेक्ट देखें तो ब्लीडिंग एंड स्किन रिएक्शंस कुड बी पॉसिबल हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन या तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के चांसेस है, पर ये रेयर साइड इफ़ेक्ट्स है। हमें तो मोस्ट कॉमन वाली साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में समझना ज़रूरी है। कंपेरेटिव एंगल से देखो अगर तीनों मेडिकेशंस को, तो आपको ये दिखेगा कि साइटोक्रोम P2C19 वाला अगर ये जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट में कुड बी क्लोपिडोग्रिल इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो क्या दे सकते हो, क्योंकि ये जो टिकाग्रेलोर मेडिकेशन है दैट डजंट हैव इफेक्ट ऑन साइटोक्रोम P2C19 के ऊपर उसकी इफेक्ट नहीं है। ओके, वंस डेली ये भी याद रखना मुश्किल होता है, पर आप याद रखो क्लोपिडोग्रिल एक ही डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है। वंस डेली वाले में 75 मिलीग्राम। तो ये मोर लाइकली एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक मेडिकेशन का डोज याद रखना ज़रूरी नहीं होता है, पर इस तरह की जो सिंगल डोज में अवेलेबल मेडिकेशंस में पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओके, ब्लीडिंग रिस्क, रिलेटिव इफेक्टिवनेस, लेस इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव देन क्लोपिडोग्रिल। तो ये मेडिकेशंस अभी नई है तो ये इसकी इफेक्टिवनेस रिलेटिवली ज़्यादा है इस तरफ। जेनेटिक कंसिडरेशन को देखोगे तो क्लोपिडोग्रिल इफेक्टिवनेस रिड्यूस इन पेशेंट विथ, इसकी पॉलीमॉर्फिज्म है अगर, तो उसकी इफेक्ट कम हो जाती है। दिस टू मेडिकेशन डजेंट हैव इफेक्ट ऑफ साइटोक्रोम P2C19 की। तो ये पॉइंट एक थोड़ा सा क्रिटिकल रिलेटिव कंपैरिजन में है, दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, डाइपिरिडामोल और जगहों पे भी आई थी, क्योंकि डाइपिरिडामोल एडिनोसिन की रीअपटेक को ब्लॉक करती है। इससे क्या होता है, एडिनोसिन का लेवल बढ़ता है, उसकी एक्शन बढ़ती है। इसकी एक्शन बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन होगा तो किसका रिलैक्सेशन होगा,
तो एक तो वेजोडाइलेशन होगा और दूसरा ब्लड वेसल्स की जो डायलेशन एंड एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी होगी। ओके, क्योंकि ये रिलैक्सिंग मेडिकेशंस है। अब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज के ऊपर काम करता है, उसका मतलब ये है कि उसकी जो अगर साइड इफ़ेक्ट्स देखोगे तो मेनली वेजोडाइलेटरी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे हेडेक होना, पाल्पिटेशंस आना। ओके, तो ऐसे पेशेंट में कि जहाँ पे कोई और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ले रहा है उसके साथ में डायपिरिडामोल लेगा तो दैट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन। सेकेंड, अगर एमआई वाला पेशेंट है और ये मेडिकेशन लेगा तो एक्सेसिव वेजोडाइलेशन की वजह से रिफ्लेक्टिव टेकिकार्डिया होकर एमआई की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा पॉइंट, व्हेन द पेशेंट स्टार्ट विद द डायपिरिडामोल दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेडेक, क्योंकि ब्लड प्रेशर चेंज होता है तो हेडेक की रिस्क भी हो सकती है। ओके, तो इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डायपिरिडामोल बहुत कंफ्यूज स्टूडेंट्स हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमनली उसका नाम नहीं सुना होता है, इसीलिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन हैज़ ए एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, डायपिरिडामोल, ये 3-4 मेडिकेशंस के नाम होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डायपिरिडामोल हैज़ ए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लाइक ए वेजोडाइलेशन। तो इससे ये एंटी हाइपरटेंसिव के पॉइंट्स है, हम उसको याद कर सकते हैं। इनहिबिट फॉस्फोडाइएस्ट्रेज and increase the platelet cyclic AMP level and inhibit the platelet function. Inhibit adenosine reuptake and leading to coronary vasodilation. ओके, तो एंटीप्लेटलेट भी है और वेजोडाइलेटरी मेडिकेशन भी है। ओके, कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग में उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, इसीलिए। ओके, प्रिकॉशन रखना है एरोटिक स्टेनोसिस में, वेजोडाइलेशन में वर्सन द परफ्यूजन। ओके, स्टेनोसिस मतलब ब्लॉकेज है तो वो सिचुएशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनस्टेबल एंजाइना और रिसेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है तो यूज़ विद क्यूशन। वेजोडाइलेशन में ट्रिगर द मायोकार्डियल इश्यूमा, कैसे? क्योंकि वेजोडाइलेशन होगा तो हार्ट की पंपिंग रिलैक्स होकर फास्ट होगी तो ऑक्सीजन की, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से ये सिचुएशंस थोड़ी वर्स्ट हो सकती है। यूज़ विद द अदर क्लॉट अफेक्टिंग ड्रग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। ओके, क्योंकि ये भी एक अलग रूट से एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी करता है, इसीलिए। इंटरेक्शन विद द एडिनोसिन एनहेंस द एडिनोसिन इफेक्ट। अब एडिनोसिन की एक मैकेनिज्म आपने और तरीके से भी देखी होगी। देखो, आप कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी क्या करती है? एक चीज़ तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि एडिनोसिन क्या करता है। एडिनोसिन ये करता है, आपकी ये जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एडिनोसिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है, मतलब ये यहाँ से रीअपटेक नहीं होता है। ओके, तो एडिनोसिन का लेवल बढ़ता जाता है। अब एडिनोसिन क्या है? रिलैक्सेशन वाली मेडिकेशन है, मतलब रिलैक्सेशन वाला सब्सटेंस है। तो रिलैक्सेशन से आपको क्या होगा? आपके हार्ट थोड़ी शांत होगी, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, आपकी ब्रीथिंग थोड़ी स्मूथ होगी और आपको नींद आना चालू होगा। ओके, तो उसका मतलब ये है कि दैट कैन कोज यू लाइक फीलिंग स्लो डाउन, स्लो करेगी। ओके, अब कॉफ़ी क्या करती है? कॉफ़ी जो है वो एडिनोसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ये समझिएगा, बहुत अच्छी इफ़ेक्ट है उसकी, एक समझने वाली। तो यहाँ पे एडिनोसिन का बिल्डअप होना, वो जहाँ पे एडिनोसिन को काम करना है वहाँ पे वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो एडिनोसिन की इफ़ेक्ट रिड्यूस होगी। अब एडिनोसिन की इफ़ेक्ट रिड्यूस होगी तो रिलैक्सेशन के ऑपोजिट इफ़ेक्ट होगी। ऑपोजिट इफ़ेक्ट का मतलब हुआ कि आप ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, आप अलर्ट फील करोगे। लेकिन इसीलिए अगर आपने हाई डोज कैफीन अर्ली मॉर्निंग ले लिया तो 3-4 घंटे के बाद एडिनोसिन क्राइसिस होगी, मतलब ये जैसे यहाँ से आपका कैफीन जो है विन ऑफ हो जाएगा तो ये रिसेप्टार्स आर अवाइबल फॉर बाइंडिंग टू द एडिनोसिन। अब ये एडिनोसिन ज़्यादा मात्रा में बाइंड होगा तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे और आप बहुत ही स्लीपी फील करोगे। इसीलिए आपको क्या स्टिमुलेशन मिलेगा? अगर यार एक और कॉफ़ी पीते हैं तो दैट इज़ द मैकेनिज्म। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि अगर पेशेंट को डायपिरिडामोल की
सिचुएशन की मतलब ज़्यादा ओवरडोज होता है, तो वो सिचुएशन में हम उसको काउंटर करने के लिए वी कैन यूज़ द सिमिलर काइंड ऑफ मेडिकेशंस। ओके, तो ये उसका एंटीडोट्स काम करेगा। अवॉइड डाइपिरिडामोल फॉर 24 to 72 hours बिफोर एडिनोसिन। ऑल्टरनेटिवली लोअर द एडिनोसिन डोज। ये एडिनोसिन के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एडिनोसिन कहाँ पढ़ा था? अरीथमिया में पढ़ा था। ओके, तो इनहेंस द एडिनोसिन इफेक्ट, ये डाइपिरिडामोल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इसीलिए ये समझाया था कि एडिनोसिन एंड डाइपिरिडामोल में डोज रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस काफ़ी सारी चीज़ों में है। ओके, तो ये कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम्स खास करके वहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को चेंज करता है। इसीलिए प्रेगनेंसी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एडवर्स इफेक्ट में देखोगे तो चेस्ट पेन, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, हॉट फ्लैशेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें सेंसिबल है कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकती है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड ब्रोंकोस्पेजम रेयरली पर हो सकता है। प्रैक्टिस पॉइंट में, इफ़ द सीरियस एडवर्स इफेक्ट अकर ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्टिंग, तो अमाइनोफाइलिन दे सकते हैं। अमाइनोफाइलिन कैसे काम करता है? जैसे हमने कैफीन के बारे में बताया था, तो दिस इज द सिमिलर ग्रुप ऑफ मेडिकेशन। तो अमाइनोफाइलिन इज अ एंटीडोट ऑफ डाइपेरिडामोल। तो अब आपको एडिनोसिन मेडिकेशंस की समझ आ गई, डाइपेरिडामोल की समझ आ गई, और अमाइनोफाइलिन किस तरह से उसको काउंटर करता है वो समझ आ गई। ओके, और मेडिकेशन में एस्पिरिन को देखोगे तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड irreversibly inhibit the cyclooxygenase, reduce the synthesis of thromboxane A2, जो मेन प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करता है, और ये irreversibly इनहिबिट करता है। irreversibly मतलब प्लेटलेट की लाइफ स्पेन जितनी है वहाँ तक उसकी इफेक्ट आएगी। ये पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि एस्पिरिन रिवर्सिबली इनहिबिट करता है, इरिवर्सिबली करता है। इंडिकेशन, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ओके, एथेरोक्लेरोसिस, ये उसका एक अलग यूज़र केस है। कौन सा? एस्प्रिन एज ए एनाल्जेसिक। ये हाई डोज में होता है, और ये 150 to 300 मिलीग्राम पर डे के उसमें होता है। ओके, प्रीक्लेम्शिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी रिलेटेड हाई रिस्क वाले पेशेंट है, खाली ब्लड प्रेशर या तो कार्डियोवैस्कुलर नहीं। प्रीक्लेम्शिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, जैसे कि उसकी प्लेटलेट की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है। ओके, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ होता है, वहाँ पे एस्पिरिन भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीक्लेम्शिया इज़ अ डिफरेंट देन प्रेगनेंसी की हाइपरटेंशन। इसमें भी हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर होता ही है, लेकिन वो कंडीशन जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज़ रिलेटिवली कॉमन कंडीशन, प्रीक्लेम्शिया इज़ वेरी रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। तो ये दोनों का डिफरेंस थोड़ा समझना ज़रूरी है। अगर पेशेंट एस्पिरिन से एलर्जिक है, तो या तो उसको और एनेसाइड से एलर्जिक है, तो क्रॉस सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। एस्पिरिन एलर्जी शब्द जब यूज़ होता है तो यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट इज सैलिसिलिक एसिड की एलर्जी की बात हो रही है। ओके, एस्पिरिन सेंसिटिव अस्थमा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ओके, ये पॉइंट समझना कैसे ज़रूरी है? जैसे अराचिडोनिक एसिड से प्रोडक्शन होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, ये अगर अराचिडोनिक एसिड से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो अब अराचिडोनिक एसिड ऑल्टरनेटिव पाथवे से जो दूसरा इन्फ्लेमेटरी मार्कर से उसका प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ओके, और इसकी वजह से कुछ सेंसिटिव लोगों में एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा का प्रॉब्लम्स बढ़ता है। आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन कहीं क्लिनिकल साइंस या तो अप्लाइड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट।
लेकिन जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, आपकी ओरल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर whenever you are dispensing the aspirin at that time or the patient is taking it the first time, always you have to ask the question, are you allergic to aspirin or not? In your oral examination, if you are not going to ask this question and the patient is not going to reveal upfront, okay, when you are going to ask the question, patient is going to give you the response. और पेशेंट को अगर एस्प्रिन इंड्यूस अस्थमा की सिचुएशन है और आपने एस्प्रिन दे दी तो दैट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। और अबाउट 20% ऑफ द अस्थमेटिक पेशेंट्स आर एलर्जिक टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, सो इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन। आपको समझना जरूरी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल लाइफ में व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट, एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Exam is nothing but the what you are going to do in your real life. More likely you can get those kind of questions in your exam. सीवियर एक्टिव ब्लीडिंग्स में नहीं दे सकते हैं, गेस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, क्योंकि ये सारी चीज़ों में भी आपकी जो स्टमक का जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है उसके लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज़रूरी है वो भी इनहिबिट होगा, तो ये मोर वल्नरेबल हो जाएगा टू गेट द पेप्टिक अल्सर या तो एसिडिटी होने के लिए। इसीलिए एनएसएइड्स के साथ में खास करके पीपीआई एज ए प्रोटेक्टर देते हैं। ड्रग इंटरेक्शंस एंड मॉनिटरिंग इंक्रीज द ब्लीडिंग रिस्क व्हेन कंबाइंड विद अदर एंटीप्लेटलेट एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन मे बी यूज विद द लो डोज एस्प्रिन वेयर इंडिकेट, कभी उसको दिया जाता है। कंबाइन द पीपीआई एज ए प्रोफाइलेक्सिस फॉर द जीआई प्रोटेक्शन। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ऑलरेडी आपको पता ही है कि ये जीआई प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। रीनल में सीवियर इम्पेयरमेंट में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड वर्सनिंग द रीनल फंक्शन, वो भी आपको पता है कि रीनल की जो 2 ब्लड वेसल्स है उसमें से आगे वाली ब्लड वेसल्स जनरली डायलेटेड फॉर्म में रहती है, पीछे वाली ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहती है, ताकि ज़्यादा फ्लूइड आए यहाँ पे ग्लोमेरुलस में फिल्टर होने के लिए। ये जो डायलेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम इसको बंद करेंगे तो ये डायलेशन कम हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बिकम नैरो डाउन एंड लेस यूरिन इज कम, लेस ब्लड इज कम फॉर द फिल्ट्रेशन एंड दैट कैन कॉज द एक्यूट रीनल फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो एस्प्रिन का ये पार्ट भी आपने ट्रिपल वे में कॉन्सेप्ट जो हमने कहीं समझाया है क्लिनिकल और वो पार्ट में, तो वहाँ से आपको ये समझ होगा। ओके, एस्प्रिन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, वेरी कॉमनली यूज मेडिकेशन, दैट्स वाई यू आर लाइकली टू गेट द क्वेश्चन फ्रॉम एस्प्रिन। ऐसा मान के चलो कि अगर एस्प्रिन का क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, ऐसा कोई पेपर हो ही नहीं सकता है। स्पेशलिस्ट एडवाइज रिकमेंडेड पैरालिसिस वाली बातें आपको समझ है। ओके, सर्जरी की कंसिडरेशन में क्या है? अगर डेंटल प्रोसीजर छोटी वाली है तो कंटिन्यू रखिए, अगर बाईपास सर्जरी है तो लो डोज एस्प्रिन बेनिफिशियल है, पेशेंट विद द स्टेंट है तो डोंट स्टॉप एस्प्रिन पेरी ऑपरेटिवली, क्योंकि स्टेंट वाले पेशेंट्स में एस्प्रिन या तो इस तरह की मेडिकेशंस कंटिन्यू रखना ज़रूरी होता है। हाई ब्लीडिंग रिस्क सर्जरी में 7 दिन पहले बंद करना ज़रूरी है। यहाँ पे इन जनरल हाई रिस्क सर्जरी में 7 डेज प्रायर, ऐसा ही एक जनरल टर्म आप याद रख लीजिए, क्रोपिटोग्रिल भी 7 दिन पहले बंद कर देना। 5 से 7 दिन वाला पार्ट था तो वो आपको ईजी रहेगा, इतना बहुत प्रिसाइज याद रखना तो मुश्किल हो जाएगा। स्पेशल पॉपुलेशन एल्डरली, प्रेग्नेंट, और इसमें देखो तो प्रेगनेंसी में सेफ मेडिकेशंस है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाई रिस्क वाले पेशेंट्स में पीपीआई से प्रोफाइलेक्सिस दे के साथ में दे सकते हैं। जीआई इरिटेशंस, ब्लड लॉस, इंक्रीज द ब्लीडिंग टाइम, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इनफ्रिक्वेंट में आप जो स्किन की एलर्जिक प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम मतलब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस ऑफ स्किन, तो वो तो सैलिसिलेट्स के साथ होता है। एलर्जिक रिएक्शन में ब्रोंकोस्पेज्म, एंजियोएडिमा, ये क्यों हो रहा है? ये रूट चेंज हो गया, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन की जगह पे वो जो दूसरे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है एराचिडोनिक एसिड में से, उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में इस तरह की एलर्जिक रिएक्शंस आ सकती है। क्रॉस रिएक्टिविटी विथ अदर एनएसएइड्स हो सकता है।
मल्टी ऑर्गन हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम बहुत रेयर सिचुएशन में हो सकता है एस्पिरिन के साथ। आपको एक सैलिसिलेट्स वाले और ग्रुप भी पता होने चाहिए। जो इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम्स में यूज़ होने वाले मेडिकेशंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सैलिसिलेट्स। ओके, कंडीशन नॉर्मली 150 to 300 मिलीग्राम वंस डेली। एक्यूट कंडीशन चल रही है तब थोड़ा सा हाई डोज देना जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव में उसको 75 to 150 मिलीग्राम वंस डेली ये कॉमनली यूज होता है। ओके, विथ टिकाग्लेरोल दिस इज 75 to 100 मिलीग्राम वंस डेली। ओके, ये कॉम्बिनेशन जनरली यूज होता है। ये भी 75 to 150 मिलीग्राम। ये आपको एक चाइल्ड वाला खाली अवेयर रखना है 1 to 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम वंस डेली। ओके, काउंसलिंग टेक डायरेक्टली फ्रॉम द पैकेजिंग। एस्पिरिन डिटोरिएट क्विकली व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट्स एंड ह्यूमिडिटी में अगर एक्सपोज होता है तो वो डिटोरिएट हो जाता है। डिस्पर्जेबल, पहले तो उसका डोजेज फॉर्म अलग अलग टाइप के आते हैं, तो आपको ये समझाना भी ज़रूरी है कि डिस्पर्जेबल टेबलेट है तो उसको हाफ ग्लास पानी के अंदर डिज़ोल्व करके पीना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि वो डिस्पर्स हो जाए। जैसे इंडिया में इकोस्प्रिन करके जो टेबलेट आती है तो वो डिस्पर्जेबल टेबलेट है। एक ऐसा भी होता है, एक ऐसा क्लेम करते हैं कुछ कंपनी कि ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ओके, और कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि दिस एस्पिरिन इज एंट्रिक कोटेड। ओके, अब एंट्रिक कोटेड है उसका मतलब ये हुआ कि ये आपके स्टमक को बाईपास करके स्टमक के एरिया में नहीं, नीचे के जो एरिया है डियोडेनल, यहाँ पे उसका डिसइंटीग्रेशन होके यहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, अब एस्पिरिन एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक एनवायरनमेंट में रहेगी तो दैट इज़ गोइंग टू लिव इन ए अनआयोनाइज्ड फॉर्म, और ये आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब होती है और सेल के अंदर ट्रैप होती है। तो एस्पिरिन ट्रैपिंग इज द सेल्यूलर डैमेज, ऐसा एक हाइपोथेसिस बनाया है। और वो बोलते हैं कि हमारी मेडिकेशन है ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, पर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। एंट्रिक कोटेड प्रोडक्ट्स डोंट रिड्यूस जीआई ब्लीडिंग रिस्क, क्योंकि जीआई ब्लीडिंग की जो रिस्क का जो पार्ट है वो ये एब्जॉर्ब होने के बाद आपके यहाँ का जो म्यूकस वाला पार्ट है, ओके, उसको अंदर से ही वो प्रॉब्लम करवाता है। इसीलिए डोजेस फॉर्म को समझ के पेशेंट्स को आपको प्रॉपर गाइड करना है। डिस्पर्जेबल है तो वो वो पानी में डिज़ोल्व करके लेना है, एंट्रिक कोटेड है तो उसको एज इट इज़ लेना है। लेकिन कंपनी अपने हिसाब से थोड़ा क्लेम करती है जीआई ब्लीडिंग का रिस्क कम है, तो पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ओके, अगर पेशेंट्स को ब्रूजिंग, ब्लीडिंग या तो रेड ब्लैक स्टूल, डार्क यूरिन, इस तरह के प्रॉब्लम्स है तो इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इन पेशेंट विदाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ब्लीडिंग रिस्क में आउटवेट द बेनिफिट्स। ओके, तो कार्डियोवैस्कुलर में बेनिफिट्स ज़्यादा है रिस्क से। अगर ये नहीं है तो ब्लीडिंग का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, तो नहीं यूज़ करना चाहिए। एस्पिरिन विथ पीपीआई दैट इज़ गुड, ये कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं। इफ़ द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू एस्पिरिन, ओके, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के पेशेंट्स है तो उसको डिसेंसिटाइज करने के बाद एस्पिरिन देना जरूरी है, ताकि पेशेंट इज नॉट डेवलप द एलर्जिक रिएक्शन टू द सैलिसिलेट्स। Aspirin resistance cannot prevent all thrombotic events. No clear consensus on the definition or the treatment. Poor compliance, बहुत ज़्यादा लोग उसको छोड़ देते हैं। So these are the points that you have to understand about the aspirin. Now the thrombolytics, अल्टेप्लेज, टेनेक्टेप्लेज एंड यूरोकाइनेज। अब यूरोकाइनेज कम यूज होता है। दिज आर द टू मेडिकेशंस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। कन्वर्ट द प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। ओके, प्लाज्मिन क्या करता है, वो कैटलाइज करता है, जो फाइब्रिन की क्लॉट्स है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। अब ये क्लॉट को डिसॉल्व करेगा तो क्या होगा, क्लॉट को डिसॉल्व करेगा तो यहाँ से ब्लड का फ्लो इजीली आ जाएगा, दैट इज़ द बेनिफिट। अब मान लीजिए कि थोड़े दिन पहले किसी ने सर्जरी करवाई है तो सर्जरी के बाद तो वहाँ पे छोटे छोटे क्लॉट्स बने होंगे।
अब वो सिचुएशन में अगर आप थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे तो ये सारे क्लॉट्स फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब खुल जाएगा और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ेगा। अगर उसने ब्रेन की सर्जरी करी है तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाएगा। दैट्स वाई दिस मेडिकेशन शुड अवॉइड इन टू द पेशेंट्स दोज हु हैव रिसेंटली डन द सर्जरी। ये पॉइंट आपको प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। इंडिकेशन एक्यूट कोरोनरी कि जो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, उसका मतलब एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल का मतलब ब्लॉकेज है। ओके, एक्यूट इचेमिक स्ट्रोक है, कौन से वाला? इचेमिक। हेमरेजिक में अगर दोगे तो दैट इज मेकिंग इट वर्स्ट। ओके, मैसिव वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो ये सिचुएशन में दे सकते हैं, मतलब जहाँ पे क्लोट है तो उसको डिसॉल्व करके ब्लड की परफ्यूजन को इम्प्रूव करने की सिचुएशन में दे सकते हैं। सीवियर एक्टिव ब्लीडिंग में ऑब्वियस नहीं देना है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन में नहीं देना है, हेपेटिक डिसऑर्डर्स में नहीं देना है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में नहीं देना है, अगर रिसेंट सर्जरी हुई है तो नहीं देना चाहिए। ओके, क्लॉटिंग अफेक्टिंग द ड्रग्स इंक्रीज द ब्लीडिंग रिस्क, लो डोज एस्पिरिन साथ में ले सकते हैं। पैरालिसिस वाला पॉइंट ठीक है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज का रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में लिमिटेड डेटा ओनली इफ नेसेसरी तभी दे सकते हो। ब्लीडिंग एंड इंटरनल जीआई की प्रॉब्लम्स, ये कॉमन सी साइड इफ़ेक्ट्स है, बाकी तो एलर्जिक रिएक्शन ये वो सारी चीज़ें ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको एक जेनरिक पॉइंट से याद रखना है। अब दो मेडिकेशंस की कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन में अल्टेप्लेस आईवी बोलस फॉर्मेट्स में कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल सेटअप इज रिक्वायर्ड और दिस टेनेक्टेप्लेस इज a सिंपल मैनेजमेंट, सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइस इज दैट। अब देखोगे तो आप मेडिकेशंस दो है, अल्टेप्लेस एंड टेनेक्टेप्लेस। कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस के लिए ये अप्रूव्ड है? reduce mortality, that means alteplase is relatively good medication to use in acute non मतलब ST segment elevated myocardial infarction। acute ischemic stroke के लिए use within 4 hours to maximum 9 hours में। ओके, तो ये सारी कंडीशंस के लिए अल्टेप्लेस अप्रूव्ड है। ओके, टेनेक्टेप्लेस इज यूजिंग बट मेनली दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज मेडिकेशन इन हॉस्पिटल सेटिंग्स। तो ये आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में थ्रोम्बोलाइटिक्स के बारे में समझ आना जरूरी है। अब तक हमने बात की वो क्लोटिंग को प्रिवेंट करना या तो क्लोटिंग को डिसॉल्व करने वाली बात। नाउ वी कैन डिस्कस द मेडिकेशन दैट ऑपोजिट। ओके, जैसे ट्रेनेक्सेमिक एसिड, विटामिन के, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लोटिंग को प्रिवेंट करने वाली नहीं है, ये क्लोट्स की ऑपोजिट में इफेक्ट करवाती है। ओके, तो जहाँ जहाँ पे ब्लीडिंग का रिस्क है तो ब्लीडिंग के रिस्क को बंद करके क्लोटिंग को प्रमोट करने वाले मेडिकेशंस है। वो मेडिकेशंस क्या करते थे? दोज मेडिकेशंस आर प्रिवेंटिंग द क्लोट। नाउ दिस मेडिकेशन इज इम्प्रूव द क्लोट। ओके, क्लोटिंग एक अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ब्लीडिंग एंड ब्लड लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रेनेक्सेमिक एसिड का मोस्ट कॉमन दो यूज़र केस है, सबसे ज़्यादा वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स में यूज़ होती है। माइनर सर्जरी में अगर किसी को हेमरेज के इश्यूज आ रहे हैं तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक नॉर्मल यूज़ है। दूसरा है कि अगर कोई पेशेंट एंटीकोएगुलेंट ले रहा है और उसकी ओरल प्रोसीजर हो रही है तो माउथ वॉश जो है वो ट्रेनेक्सेमिक एसिड वाले माउथ वॉश का यूज़ कर सकता है। ओके, ताकि उसकी जो एक्सेसिव ब्लीडिंग का प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो। ओके, मेन मैकेनिज्म क्या है? प्रिवेंट द क्लॉट ब्रेक डाउन। वो क्लॉट जहाँ पे है वहाँ से ब्लीडिंग को रोकने का काम कर रहा है, रोकने वाली मेडिकेशन से। ओके, तो अभी हम ऑपोजिट वाले ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेनेक्सेमिक एसिड पहला ग्रुप मेडिकेशंस का, कार्डियक सर्जरी और ये सिचुएशंस में उसका यूज़ किया जा सकता है। ओके, एक्टिव इंट्रावेस्कुलर क्लोटिंग की सिचुएशंस या तो कहाँ पे नहीं देना है वो भी आप इजीली समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये मेडिकेशंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके,
Dose reduction is required in renal impaired patients. ओके, ये ओरल एंड आईवी फॉर्मेट में देखोगे तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड द सीजर, दिस आर द आईवी फॉर्मेट में दोगे तो सीजर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, क्योंकि वो रैपिड इन्फ्यूजन की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. कैन बी यूज इन माउथ वॉश के फॉर्मेट में वो डेंटल प्रोसीजर में यूज़ होता है. तब ट्रेनेक्सेमिक एसिड को एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 पॉइंट्स को याद कर लो कि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग का इश्यू है तो ब्लीडिंग की मोस्ट कॉमन कंडीशन जो है वो फीमेल में मेंस्ट्रुअल में हेवी ब्लीडिंग, तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड मोस्ट कॉमनली ये एरिया में यूज होता है. जब आप विटामिन के को देखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम विटामिन के 2 पर्सपेक्टिव से. द मेजर यू कैन इफेक्ट जो उसका जो क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटीज है दैट इज रिलेवेंट टू द वॉर्फरिन टॉक्सिसिटी. वॉर्फरिन की ओवरडोज को काउंटर करने के लिए विटामिन के का यूज होता है. क्यों? क्योंकि विटामिन के का एंटागोनिस्ट है वॉर्फरिन, इसीलिए अगर वॉर्फरिन का ओवरडोज हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द विटामिन के. दूसरा एक प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर कोई पेशेंट्स को जेनेटिकली या तो बाय बर्थ ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसको बाहर से हम विटामिन के को प्रोवाइड करते हैं. दीज आर द 2 मेजर यूजर केसेस ऑफ द विटामिन के. विटामिन के को कभी कभी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग में पोटेशियम की गलती ना कर बैठे, के का मतलब पोटेशियम वाला नहीं है, ये जब एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. तो ऐसा भी एक केस स्टडी मैंने काफ़ी साल पहले देखा था कि जिसमें दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन वे देयर. ओके, तो विटामिन के एसेंशियल कोफैक्टर विटामिन के किसका है? 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस. तो यही तो हमने देखा था कहाँ पे? वॉर्फरिन के टाइम पे, कि वॉर्फरिन जो है वो यही फैक्टर्स को एंटागोनाइज करता है. रिवर्स द इफेक्ट ऑफ विटामिन के. इंडिकेशन हेमरेज या तो हाइपोथ्रोम्बिनेमिया, ये सिचुएशंस में ट्रीटमेंट ऑफ द नियोनेटल विटामिन के डेफिशिएंसी, जब बच्चा पैदा होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे उसको सप्लाई करते हैं. दिस आर द 2 मेजर यूजर केसेस. प्रिकॉशंस जहाँ पे इस तरह की कंडीशंस है, खास करके फेट माल एब्जॉर्प्शंस, बिलियरी आर्टरीज के इश्यूज़ है, मतलब जीआई रिलेटेड इश्यूज़ है, तो वहाँ पे उसका ओरल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. ग्रेट सेंसिटिविटी टू विटामिन के अगर कोई पेशेंट्स में, जो एल्डरली पेशेंट्स में होती है, वहाँ पे लोअर डोज से स्टार्ट करना चाहिए. प्रेगनेंसी वाला पार्ट है वो इजी, सेफ टू यूज़ है. एडवर्स इफेक्ट में भी ऐसा कुछ खास नहीं है. ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, मतलब दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वॉर्फरिन वाला. ओके, पेन का एक्चुअली चार्जिंग ख़त्म हो गया है, इसीलिए थोड़ा आप यहाँ पे याद रखना. 4.5 ये क्या है? INR वी आर ट्राइंग टू मेंटेन बिटवीन 2 to 3. अगर 3 से बढ़ गया, 4.5 हो गया, तो वो सिचुएशन में हमें ये समझना है कि दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. ओके, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, तो हम क्या करेंगे? ओमिट द वॉर्फरिन डोज. तो एक दिन वॉर्फरिन का डोज छोड़ देंगे, फिर अगेन INR को मेजर करेंगे. इफ़ दैट फॉल विद इन द रेंज, दैट शुड बी फाइन, वी कैन कंटिन्यू विद द डोज. ओके, अब मान लीजिए कि 4.5 to 10 के बीच में INR हो गया एंड द हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, तो पहले तो वॉर्फरिन बंद कर देंगे, फिर विटामिन के को ओरली चालू करेंगे, 1 to 2 मिलीग्राम ओरली. ओके, मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हम विटामिन के का सप्लाई देते हैं तो पूरी सिस्टम एक बार डिस्टर्ब हो जाती है. अगेन वी आर गोइंग टू मेंटेन द वॉर्फरिन INR रेंज बिटवीन 2 to 3. तो एक बार विटामिन के देने के बाद पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिल गया है, तो अगेन दैट विल टेक लॉन्गर टाइम. अगर वॉर्फरिन को बंद करके
जो मैनेज हो जाता है INR विद इन द रेंज आ जाता है तो विटामिन के को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाई रिस्क पेशेंट्स एंड बहुत ज़्यादा INR बढ़ गया है तो फिर विटामिन के देना ज़रूरी है। कौन से फॉर्मेट में? ओरल भी दे सकते हैं, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम IV भी दे सकते हैं। ये खाली एक टेबल थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि वार्फरिन मैनेजमेंट में से क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा भी कोई पेपर नहीं होता है। ओके, तो वार्फरिन इज वेरी 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 कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द वार्फरिन, खास करके उसका INR की रेंज, वार्फरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन से फैक्टर में काम करता है, उसका एंटीडोट कौन है, और विटामिन के INR के बेस पर कब देना चाहिए। ओके और नियोनेटल विटामिन के डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डोज की जो रेंज है वो थोड़ी समझना ज़रूरी है। ओके पर ये इतना स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम हैं। ज़्यादातर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द वार्फरिन टॉक्सिसिटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ओके, ओरल, IV एंड इंट्रामस्कुलर, ये तीनों फॉर्मेट से वार्फरिन को दिया जाता है। प्रैक्टिस पॉइंट्स: वार्फरिन रिवर्सल विटामिन के may not always be required, ओके। हाई डोज डिले री एंटीकोगुलेशंस, क्योंकि हम विटामिन के देने के बाद फिर से जब वार्फरिन से हम एस्टेबलाइज करने की ट्राई करेंगे INR को, दैट इज़ टेकिंग मोर टाइम और वहाँ पे उसकी जो सिस्टम डिस्टर्ब करवा देगा, इसीलिए हाई डोज डिले द री एंटीकोगुलेशंस। ओके डन। अब एंटीकोगुलेंट रिवर्सल एजेंट, पहले हमने एंटीकोगुलेंट एजेंट देखा था तो वहाँ पे हमने दो टाइप के मेडिकेशंस देखे थे। एक तो देखा था कौन सा, 10A वाला और एक थ्रोम्बिन वाला। ओके तो यहाँ पे हमने कुछ एंटीडोट्स के बारे में भी बात की थी। ओके तो ये मेडिकेशन एंडेक्सिनेट अल्फा, ये किसका एंटीडोट है? Apixaban and rivaroxaban. These medications is a 10A की स्पेसिफिक ब्लॉकर्स है, उसका एंटी इफेक्ट करता है, मतलब इसको फैक्टर 10 को वो इनहिबिट करता है। अब मान लीजिए कि इसकी वजह से, ये एबिक्साबेन एंड रिवारोक्साबेन की वजह से फैक्टर 10 सिग्निफिकेंटली ब्लॉक हो गया है, तो दैट इज इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो उसको हमें मैनेज करना है, तो वो सिचुएशन में वी कैन गिव एंटीडोट्स लाइक एंडेक्सिनेट अल्फा, दैट्स रीएक्टिवेट करता है और ये फैक्टर को फिर से अवायबल करवा देता है। ओके तो ये मैकेनिज्म और ये दो मेडिकेशंस का एंटीडोट है, ये पॉइंट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। इससे आगे वाली अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती है तो इट्स ओके, तो कोई उतना खास टेंशन नहीं है। एबिक्साबेन एंड रिवारोक्साबेन कौन से क्लास की ड्रग है, उसका एंटीडोट क्या है और ये किस तरह से काम करता है। लाइफ थ्रेटनिंग और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग ड्यू टू एबिक्साबेन एंड रिवारोक्साबेन की वजह से जो है उसके लिए ये मेडिकेशन यूज होता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। ओके कैन न्यूट्रलाइज द हेपेरिन इफ यूज ड्यूरिंग और आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, बट उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। हेपेरिन के लिए स्पेसिफिक कौन है? प्रोटामाइन। ओके तो वो डिफरेंट ड्रग है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको सारे डोज को याद रखना, लेकिन टाइमिंग इज क्रूशियल। 18 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ओके तो ये देने का मतलब नहीं है, क्योंकि अब नाउ द मेडिकेशन इज स्टार्ट गेटिंग वॉश आउट फ्रॉम द बॉडी, तो उससे पहले देना ज़रूरी है। ओके तो ये एक पॉइंट आपको याद रखोगे तो ठीक है। बाकी डोजिंग याद नहीं रहेगी, डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट मेमोराइजिंग ऑल दीज थिंग्स। ओके लो डोज 5 मिलीग्राम से कम है तो ये देना, ऐसा याद नहीं रहेगा। डोंट स्ट्रेस टू मच टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट्स के पीछे थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करो, दैट इज़ मोर वैल्यूएबल। थ्रोम्बोसिस, फीवर, ट्रांजिएंट इचेमिक अटैक, ये चीज़ें हो सकती है। ओके रैपिड रिवर्सल इफेक्ट 2 मिनट में आ सकता है। डोंट यूज़ द एंटी फैक्टर 10A लेवल मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली। ओके
सिर्फ 2 पॉइंट भी याद रख लोगे, ड्रग का नाम याद रख लोगे, ये रीएक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को, और रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, क्योंकि हमने ओवर इनहिबिट करके रखा है और उसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ रहा है, या तो पेशेंट में टॉक्सिसिटी आ गई है, तो इमीडिएटली अगर उसको रिवर्सल करने के लिए दिस मेडिकेशंस कैन बी गिवन। ओके, दूसरी मेडिकेशन आइडारुजीमेब। ओके, आइडारुजीमेब इज डाबिगेट्रॉन। दिस मेडिकेशंस के साथ उसका एंटीडोट है। ओके, इसका एंटीडोट है डाबिगेट्रॉन का, एंड इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स टू फॉर्म ए इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स। रैपिड रिवर्सल ऑफ डाबिगेट्रॉन। डाबिगेट्रॉन मेडिकेशंस की वजह से जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट आई है उसको रिवर्सल करने की जो मेडिकेशन है दैट इज आइडारुजीमेब। आप खाली एंटीडोट्स के पॉइंट से याद रखोगे। वॉरफिन का क्या है, विटामिन के, हिपेरिन का क्या है, डाइपेरिडामोल का क्या है। ओके, तो एस्पिरिन का क्या है। एस्पिरिन को ज़्यादातर बॉडी में से निकालने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है दैट इज़ कंसिडर एज ए यूरिनरी अल्कलाइजेशन, क्योंकि एस्पिरिन एसिडिक सब्सटेंस है दैट इज़ फिल्टर टू द यूरिन, और यूरिन की जनरल पीएच एसिडिक होती है, तो वो सिचुएशन में वहाँ से वो रीअब्जॉर्ब होके आपकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लंबे टाइम तक मेंटेन करता है। अगर हम यूरिन को अल्कलाइन कर देते हैं तो जैसे ही फिल्टर होके एस्पिरिन रीच टू द यूरिन दैट इज गोइंग टू बी आयोनाइज्ड, और आयोनाइज्ड होगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू रीअब्जॉर्ब, दैट इज गोइंग टू फ्लश आउट फ्रॉम द बॉडी। तो एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए यूरिनरी अल्कलाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस में कंटेन द सॉर्बिटोल, तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। डोज उतना याद रखने का मतलब नहीं है। स्पेसिफिक ओनली टू डाबिगेट्रान, ये डाबिगेट्रान का एंटीडोट्स है ऐसा मान के चलो। और तीसरी मेडिकेशन और लास्ट मेडिकेशन दैट इज़ अ प्रोटामिन। ओके, प्रोटामिन किसके लिए, हिपेरिन के लिए। ओके, ये खास करके हिपेरिन के लिए है, पर लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन को पार्शियल रिवर्सल करवा सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, प्रोटामिन एंड हिपेरिन न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन से वो उसकी इफेक्ट को नलीफाई करता है। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हिपेरिन, डोज, कितना टाइम हुआ है, ये सारे पॉइंट्स डिटरमाइन करता है। लेस देन 15 मिनट्स है तो 1 मिलीग्राम प्रोटामाइन पर 100 यूनिट्स ऑफ हिपेरिन। ये खाली मोटा मोटा सा पॉइंट याद रख सकते हो आप कि कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। 30 to 60 मिनट्स, जैसे जैसे समय ज़्यादा होता है वैसे आपको डोज रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उतने यूनिट्स हिपेरिन फ्लश आउट या तो बॉडी में से निकलना स्टार्ट हो गया। ओके, प्रोटामाइन ओनली रिवर्स द एंटी एक्टिवेटेड फैक्टर 2 को ही ये काम करता है। ओके, नॉट फुली इफेक्टिव टूवर्ड्स द एक्टिवेटेड फैक्टर 10। और जो इनोक्सेपेरिन खास करके लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है उसकी स्पेसिफिसिटी टूवर्ड्स द फैक्टर 10 की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए प्रोटामाइन उतना इफेक्टिव नहीं होता है यहाँ पे। ओके, प्रैक्टिस पॉइंट्स, ऑनसेट 5 मिनट्स में टू मच प्रोटामाइन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि प्रोटामाइन खुद भी एक एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, नॉट फॉर डेनापेरोइड की ओवरडोज के लिए यूज़ नहीं होता है, क्योंकि डेनापेरोइड मेनली फैक्टर 10 के ऊपर काम करता है। ओके, कंसीडर ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर ब्लीडिंग है तो ट्रांसफ्यूजन आपको ब्लड को फिल्टर करना जरूरी है। कुछ भी याद ना रहे तो खाली इतना याद रख लोगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो आपको पॉइंट्स कैसे बनाना है। अब यहाँ पे क्लोटिंग रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब आप जब रिवीजन करोगे तो यू हैव टू एक छोटा सा पेपर लेके उसमें ऐसे जो माइंड मैप की तरह अगर आप बनाओगे, ब्लड के 2 पार्ट्स कर दो, एक कोएगुलेशन ओरिएंटेड और एक एनीमिया रिलेटेड, मतलब फैक्टर ओरिएंटेड। कोएगुलेशन में 2, एक इंक्रीज द कोएगुलेशंस और एक डिक्रीज द कोएगुलेशंस।
ओके, इंक्रीज द कोएगुलेशंस एंड डिक्रीज द कोएगुलेशन। डिक्रीज द कोएगुलेशंस में आप खास करके मेडिकेशंस को एंटी कोएगुलेंट, एंटी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स ऐसे करके एक आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनाना है इसकी टॉक्सिसिटी के लिए क्या। तो जैसे ये क्लास पढ़ने के बाद आप इस तरह से रिवीजन करोगे तो विद इन 5-10 मिनट्स यू आर गोइंग टू मेमोराइज एवरीथिंग एंड ऑल द की पॉइंट्स अबाउट द इंडिविजुअल मेडिकेशंस यू आर गोइंग टू एड ऑन। ओके, हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि दिस एंटायर क्लास, आपका जो ब्लड कोएगुलेशंस का क्लास है, दैट पहली बार में 1 घंटा लगता है या तो 1.5 घंटा 2 घंटा भी आपको पढ़ाई में लगता है। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेकेंड टाइम दैट टुक अबाउट हाफ एन आवर। हमारा गोल ये होना चाहिए कि ब्लड अगर मुझे रिवीजन करना है तो एक पेज को, जो 2 पेज वाला एक पेज को लूँ तो सारे पॉइंट्स को मैं विद इन 5 to 10 मिनट्स में रफ करके रिवाइज कर लूँ। Okay, that should be your ultimate goal. The one concept should not take more than 10 minutes to memorize all the key points that are required in a practical life. When you are working as a pharmacist, you should have to understand those concepts. उतनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके दिमाग में फिट करने के लिए आपको रिवाइज करने में 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. That should be your goal. Okay, तो thank you very much for joining today's class, and in next class we are going to discuss about anemia management, and also we are going to discuss about the electrolytes management as well. Okay, thank you very much. Have a great time. Bye bye.